बट ऐसी और कौन सी वियर्ड या स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स लेके लोग आपके पास आते हैं? देखो, प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग तरह की होती है, और वो जो प्रॉब्लम लेके आ रहा हो सकता है आपको तो ऐसा लगे कि क्या क्या क्वेश्चन लेके आए, लेकिन आप उसका जो दिमाग होता है वो उसी चीज़ पे अटका होता है कि एक आदमी है, उसको, वो गांव का है और आज एक बहुत अच्छा रेपुटेटेड ऑफिसर बन गया, उसको भेड़ों के साथ मतलब बकरियों के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसका बचपन से रहा था। अब उसकी शादी हो गई, और क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर वेल रेपुटेटेड आदमी है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन उसको प्लेजर नहीं मिल रहा जो बकरी के साथ मिल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर उसका कितना बड़ा ट्रॉमा है। जानवरों के साथ लोग सेक्स कर रहे हैं, आज से नहीं, सदियों से कर रहे हैं, गाँवों में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। बट सर ये थोड़ा जैसे, चलो ठीक है, अगर कोई होमोसेक्सुअल है कर तो वो इंसान के साथ ही रहे, पर अगर कोई एनिमल के साथ कर रहा है तो वो तो एक प्रॉब्लम नहीं हुई? इट्स अ डिजीज, डिजीज ही हुआ। इट्स अ डिजीज। बट मैं उस वक्त उसका इलाज करने के लिए नहीं हूँ, मैं उसकी हेल्प करने के लिए हूँ कि मैं उसको वहाँ से कैसे निकालूँ, मैं उसको उसकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कैसे उसमें इंटरेस्ट डेवलप करूँ, उसमें हम कर सकते हैं। अभी प्रीवियसली वो कर चुका, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर कैसे डील करते हो आप ऐसे पेशेंट के साथ? ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि फैंटेसाइज जहाँ करना चाहते हो वहाँ करो। सपोज करो कि आपको सन्नी लियोनी के साथ फैंटेसी आ रही है और आपकी बीवी हैवी है, तो चार्जिंग वहाँ से ले लो, ब्लूटूथ से चार्जिंग ले लो, वाईफाई से चार्जिंग, एजैकुलेट वहीं हो, क्योंकि पार्टनर ने गलती नहीं करी आपके साथ शादी करके, उसने तो पूरा पैकेज दिया है ना भाई आपको शादी में। एंड देयर आर सम मेडिकेशंस जो हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। सर कोई केस बता सकते हो आपकी ऐसा हुआ हो आपके साथ, फिर आपने कुछ हेल्प करी हो या कंसल्ट यही करो? बता रहा हूँ, यही केस है कि जब वो कपल मेरे पास आया, तो वो कपल मेल तो यही बता रहा है ना कि यार मेरे को आई फील डिजायरेबल विद दैट बकरी और घोड़ा, बकरी, बट अब मैं वाइफ के साथ, आई लव माई वाइफ, मुझे उसको साथ प्रेम है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको मतलब मैं फील नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो दुख है वो औरत का है कि ये मेरे साथ सेक्स मेरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब औरत ये समझ रही है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल है कहीं पे, कि ये मेरे साथ इसलिए सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि ये कहीं और कुछ करके आता है। तो उस फीमेल को हमें समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मेल को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो देयर आर सम काउंसलिंग सेशन, देयर आर सम मेडिकेशन। ये चीज़ सर सिर्फ मेल के साथ है या फीमेल के साथ भी है? देखो, मैंने सिर्फ मेल्स के साथ ही डील करा है, फीमेल्स के साथ मेरे पास इस तरह का कोई केस नहीं आया कि वो किसी जानवर के साथ कहीं सेक्सुअली इन्वॉल्व रही हो। बट बड़े स्ट्रेंज फीमेल्स के साथ मेरे पास आते हैं कि मतलब मुझे ये सब चीज़ें ऑफिशियली पॉडकास्ट पे नहीं बोलनी चाहिए कि दे आर अट्रैक्टेड टू देयर किड्स। अच्छा, है ना? तो अब ये सब चीज़ें क्या होता है कि हम बोलेंगे तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। तो मतलब अब फैंटेसी हो सकती है। सर ऐसी फैंटेसीज डेवलप कैसे हो रही है लोगों के माइंड में? मतलब ये इंटरनेट पे कंटेंट देख के या पॉर्न वगैरह देख कर हो रही है, फिर और भी कोई रीज़न होता है? यार अब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कई बार केस ऐसा है कि एक औरत है जिसका हस्बैंड यूएस में रहता है, पिछले कई सालों से, वो 3 महीने में एक बार आता है। अब बहुत हाई क्लास है, फीमेल भी फिटनेस फ्रीक है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, वो कहाँ से पूरी करेगी? तो ऐसे टाइम पे मतलब अब ये बहुत हाई क्लास सोसाइटी हो गई, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आदमी हूँ, तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये सब नहीं आता, पर उनके आते हैं, मेरे पास वो आते हैं, मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर ये तो चीज़ ही ऐसी, इसमें क्या हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, ये तो खुद की डिज़ायर है, खुद का दिमाग ही है बंदे का। यार डिज़ायर तो है, लेकिन आपके पास कोई पेशेंट लेके आ रहा है कि आई एम अट्रैक्टेड टू माई सन, व्हाट शुड आई डू? जबकि मेरा जो सन है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी 5 साल से रिलेशनशिप में है वो। अब आप उसकी क्या मदद करोगे उस वक्त? उसको आप मोरल ज्ञान दोगे क्या उसको कि यार नहीं ये सही चीज़ नहीं है? वो तो उसको भी पता है कि ये सही नहीं है। तो सर ऐसे केस में आप फिर काउंसलिंग करते हो? काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग, क्योंकि क्या है, दवाई का दोगे उसको? उसको काउंसलिंग ही किया जाता है। काउंसलिंग सेशंस में हम हमारा दिमाग लगाते हैं, बट लोग समझ जाते हैं बाद में। जैसे कि अनकंजुमेटेड मैरिज के लोग बहुत सारे आते हैं। अनकंजप्शन ऑफ मैरिज वो होता है कि जैसे शादी हो गई, शादी के बाद सेक्स नहीं हुआ है 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, लड़का और लड़की दोनों को ही नहीं पता कि सेक्स कैसे करना है। ठीक है, लड़का है, शादी के बाद सेक्स नहीं कर पाया, 10 साल हो गया, बच्चा भी गोद ले लिया है। तो ये बहुत तकलीफ वाली सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अनएजुकेटेड हैं। या लड़का ओवर स्मार्ट है कि उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, सुहागरात के दिन सेक्स नहीं कर पाया,
तो अब उसको पता चल गया कि मेरी दुकान में करंट नहीं है, तो वो लड़की को मतलब इस तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है कि यार बेबी इसको बाद में देख लेंगे, लाइफ अभी बहुत सारी पड़ी है, अभी कैरियर बनाने का समय है। सर ऐसे केस भी आपके पास आते होंगे कि शादी कर ली है लेकिन अपने पार्टनर से अट्रैक्शन नहीं हो रही है, किसी और से बाहर अट्रैक्शन हो रही है, फिर वो होमोसेक्सुअल है कि सेम सेक्स में अट्रैक्शन हो रही है उन्हें बाहर। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि शादी हो गई है और लड़का रामलाल के साथ श्यामलाल के साथ अटैच है, लड़की किसी और के साथ अटैच है, तो कैसे करेगा उनके ये इस जगह पे आप कैसे मदद करो कि यदि मैं नॉनवेज हूँ और मुझे बकरा पसंद है तो मुझे बकरा पसंद है। अब मैं किसी पंडित के चले जाऊँ और वो मुझे ऑफर करे कि हाँ दाल खाओ, तो मैं कितने दिन खा लूँगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये लोग अलग हो जाएं, क्योंकि ये सिर्फ खुद का जीवन खराब नहीं कर रहा है, लड़की का भी जीवन खराब कर रहा है और लड़की उस लड़के का भी जीवन खराब कर रही। माँ बाप को समझाओ, उन पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में कि भाई इसको ये पसंद है तो उसको वो दिला दो। सर हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस करी हैं मेजरली अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो क्या बच्चों में भी कुछ ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो यंगर एज में ही देखी जानी चाहिए या फिर उनको पता लग जाए, फिर यंगर एज में ही बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए उनके पेरेंट्स को? मैं सबसे बड़ी बात ये कि मैं हर पेरेंट से यही कहता हूँ कि भैया आपको सबसे पहले तो अपने, जैसे फीमेल है तो उसको अपनी बेटी से बात करनी चाहिए कि सेक्स आपका सेक्स एजुकेशन जो एक शब्द है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में आप कभी भी नहीं दे सकते। हम 50 लोगों के बीच सेक्स एजुकेशन कैसे देंगे? लड़के हंसेंगे, लड़कियां हंसेंगी, मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है। आप बातें कर लो बड़ी बड़ी की सेक्स एजुकेशन, हंसते एक दूसरे को देख के, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ये सब आप पढ़ाओगे तो वो सब हंसेंगे। तो सबसे बड़ा एजुकेटर इस दुनिया में आपकी माँ होती है। तो माँ लड़की को सेक्सुअली गाइड करे कि बेटा वजाइना को इस तरह से क्लीन करते हैं, पेनिस को इस तरह से, पीनिस को जो साइज है उस, मतलब जब भी आप सेक्स वगैरह करो तो कॉन्डोम वगैरह पहनो, मतलब बोलना पड़ेगा अपने को। और जो मेल है वो अपने बेटे का पीनिस चेक करे पहले कि छोटा तो नहीं है, टेस्टिकल डेवलप हो रहे नहीं हो रहे, इसके अंदर कोई सेक्सुअल इशू तो नहीं है। सर कौन सी एज से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं? मेरे पास जो बच्चे आ जाते हैं 7-8 साल से आने लग जाते हैं कि जिनके पीनिस माइक्रो है, इनको माइक्रो पीनिस बोलते हैं, उनका जो टेस्टिकल है वो डेवलप ही नहीं होता है, वो कैविटी में ही नहीं होता, वो ऊपर की तरफ होता है, तो बाहर चैम्बर ही नहीं बना होता है। तो यदि जो स्मार्ट लोग हैं वो देख लेते हैं, और कई लोग देखते ही भी शादी के बाद है कि भाई दुकान ही नहीं बनी और शादी भी हो गई। अब ऐसी कंडीशन में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पेरेंट्स ने चड्डी उतार के देखा ही है ना एक एज के बाद। अब शादी हो गई तो फिर वो बच्चा पैदा कैसे करेगा? सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो डिवोर्स होता है। और सर जैसे आजकल जो लड़के हैं और लड़कियां भी हैं मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि STDs वगैरह लोगों को हो रही हैं। तो आपके पास उससे रिलेटेड कैसे कैसे केसेस आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं STD से रिलेटेड, HIV के आते हैं। HIV बहुत कॉमन है, गोनोरिया बहुत कॉमन है कि जब आपने कहीं वन नाइट स्टैंड किया, आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद मवाद आ रही है पीनिस के अंदर से। हर्पीज़ होती है जिसमें पेनिस के ऊपर बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसको सिफिलिस बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। अभी इसका जो मेन रीज़न यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मतलब उनको होश नहीं है कहाँ सेक्स कर रहे हैं, दूसरा किसके साथ सेक्स कर रहे हैं, तीसरा आप किसी भी साथ करो एटलीस्ट एक 10 रुपये का कॉन्डोम तो पहन लो। तो वो उनको कॉन्डोम पहनना इंसल्ट लगता है। दूसरा, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि कैंसर होता है, लेकिन हर कॉन्डोम के पैकेट पे नहीं लिखा हुआ कि कॉन्डोम नहीं पहनोगे तो HIV होगा या STD होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे को आज से 20 साल पहले नाको का इतना हैवी कैंपेन था कि HIV के बारे में एक अवेयरनेस थी, हर जगह निरोध बिकता था, है ना। अभी क्या है? कुछ नहीं है। अभी इतना सेक्स बढ़ गया है, आप गुड़गांव चले जाओ, इधर बॉम्बे चले जाओ, हर जगह क्लब्स के अंदर ये सब हो रहा है। सेक्स रिसोर्ट्स बन गए, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन लेके आता है, भर भर के ट्रक भर भर के लोग बैंकॉक जा रहे हैं, वो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अवेयर ही नहीं कर रहा उनको कि यार तुम इस बारे में थोड़ा सा सोचो, क्योंकि कई चीज़ों का इलाज पॉसिबल नहीं है। बट सर जैसे कोई बाहर एक्सप्लोर करके आया या गया है कहीं, तो वो कैसे पता लगा सकता है अर्ली स्टेज पे कि उसको कुछ हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब इनका असर दिखने लग जाता है। तो पहले कुछ ऐसा तरीका है कि पता लग जाए? देखो, यदि ऐसा हुआ है
तो दो चीज़ें होती है, एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। आप जा रहे हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जब अफ्रीका जाते हैं तो वो प्री एक्सपोजर लेके जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर 10 में से 4 लोगों को HIV है। बहुत सारा HIV बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड है, और वहाँ पर सेक्स इतना कॉमन है कि आप जिस रिसेप्शन पे बैठे हो, रिसेप्शनिस्ट अच्छी लगी उससे बात कर लो तो शी इज़ रेडी, है ना, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। अब वहाँ पर आप प्री एक्सपोजर लेके जाओ, दवाई खाते रहो, सेक्स करते रहो, तो आपको सर प्री एक्सपोजर एक मेडिसिन है या फिर एक किट है, क्या है क्या ये? जैसे कि HIV का जो ट्रीटमेंट होता है, एक होता है कि जैसे आपने 48 घंटे के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस एक दवाई होती है। तो यदि आप सपोज करो कि आज आपका किसी का साथ क्लब में सेक्स हो गया और बाद में आपको पता चला कि ये इन्फेक्टेड केस है, तो 72 घंटे के अंदर यदि आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस ले लेते हो तो HIV का जो चांसेज है वो बहुत कम हो जाता है। उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस बोलते हैं। जितना जल्दी लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा असर करता है। ऐसे रोज़ हमारे पास केस आते हैं कि मैं स्पा में गया था मसाज कराने के लिए, वहाँ पे कंडोम फट गया, तो हम उनको पोस्ट एक्सपोजर देते हैं। और सर प्री एक्सपोजर कितना टाइम पहले लेनी चाहिए? प्री एक्सपोजर तो जैसे कि आज आप जा रहे हो तो आज से चालू कर दो, जब तक आप रहोगे तब तक वहाँ प्री एक्सपोजर लेते रहो। डेली बेसिस पे ले सकते हैं? डेली बेसिस पर ये कितना % अवॉइड करेगा किसी भी तरह की STD को? मोस्ट ऑफ 99% लोगों को ये बचा लेता है। जो मतलब इस तरह की ठरक वाले हैं कि मुझे तो करनी है HIV वाले के साथ भी, तो वो लोग इस तरह से बच जाते हैं। और सर वो रह गया कि लोग कैसे पहले डिटेक्ट कर लें कि मुझे कोई STD है, या फिर क्योंकि असर तो इसके बाद में ही दिखते हैं, तो पहले कैसे जान सकते हैं लोग? पहले प्रैक्टिकली उसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी में वायरस जाएगा और जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, और उसके बाद आप उसको 7 दिन बाद 15 दिन बाद आप डायग्नोस करोगे, तब तक आपकी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे जो बेसिक थंब रूल है कि आपको पता चल रहा है तो तुरंत दवाई ले लो। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जो बता देते हैं 72 घंटे के अंदर ही, जैसे HIV प्रो वायरल DNA एक टेस्ट होता है, प्रो वायरल DNA, उससे पता चल जाएगा कि आपके DNA के अंदर किसी वायरस ने अटैक तो नहीं किया है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पोस्ट एक्सपोजर ले लें। हाँ, बाद में डायग्नोस करते रहना, पहले आप इलाज करवा लो।